नमस्कार। केसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। कल हमने दक्षिण एशिया के घटनाक्रम के ऊपर बात की और दक्षिण एशिया के घटनाक्रम में विभिन्न सन में क्या क्या घटनाएं हुई वर्षों में वो देखा। आज हम देखेंगे कि जो ये दक्षिण एशिया के देश हैं, इन देशों की राजनीतिक प्रणाली एक जैसी नहीं रही है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे श्रीलंका और भारत ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि कभी यहाँ पे सैनिक शासन रहता है, कभी यहाँ पे लोकतंत्र कायम रहता है, कभी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कायम रहता है। इसके अलावा भूटान और नेपाल ये देश ऐसे हैं जहाँ पे राजतंत्र रहा है, इनका अतीत राजतंत्र में गुजरा है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मालदीव की, और यहाँ पर हम फिगर और फैक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड बदल गया है। परीक्षाओं में कहानियों की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा हम विस्तार में इसके बारे में हल्का हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। और फैक्ट्स, चूंकि परीक्षा की डिमांड है और परीक्षाएं भी नजदीक हैं, एनसीईआरटी ना केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपितु उन एस्पायरेंट्स के लिए भी उपयोगी हैं जो कि यूपीएससी और आरपीएससी के आरएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मालदीव ये दक्षिणी एशिया का एक देश है। ये एक जल पर बसा हुआ, द्वीप पर बसा हुआ एक देश है। 1968 तक यहाँ पे सल्तनत शासन हुआ करता था, सुल्तान शासन करते थे, लेकिन 1968 में यहाँ पे एक गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र, प्रिय मित्रों, जहाँ राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर जब जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है विद्यार्थियों? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकार का मुखिया और प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के अंदर भी अध्यक्षात्मक शासन या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया गया है। यहाँ पर 1968 में ही एक नया संविधान अपनाया इन्होंने, और उस संविधान में 72 में 75 में संशोधन हुए, 2-3 बार संशोधन किए, लेकिन उन संशोधनों से काम हुआ नहीं। लास्ट में राष्ट्रपति गयोम की सहमति से इन्होंने फिर दूसरा संविधान 1 जनवरी 1998 से अपना लिया है। बात करें मालदीव की दलीय प्रणाली की, तो मालदीव में बहुदलीय प्रणाली है। 2005 से मालदीव की संसद ने इसके पक्ष में एक मत से, एक ध्वनि मत से ये कहा कि मालदीव में बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बहुदलीय प्रणाली? क्योंकि एक दलीय प्रणाली तो मोनोपोली को या निरंकुशता को जन्म देती है। दो दलीय प्रणाली की जगह बहुदलीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि उसमें अन्य दलों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है। अब विभिन्न देशों की विभिन्न जो पार्लियामेंट है, संसद है, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे यहाँ की जो पार्लियामेंट है या संसद है उसको मजलिस कहा जाता है। जैसे जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। जैसे यूएसए की पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है। उसके सीनेट और प्रतिनिधि सभा ये सदन होते हैं। तो ऐसे हमें याद रखना है कि मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस कहते हैं। यहाँ पर मूलतः जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका प्रभुत्व है, उसका दबदबा है। जैसे अब हमारे यहाँ पर फिलहाल बीजेपी का प्रभुत्व है, फिलहाल हमारे यहाँ पर बीजेपी का प्रभुत्व है। बीजेपी आज के नतीजों में देखें तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे आ रहे हैं, और 60-60 विधानसभा वाली इन राज्यों में बीजेपी 2 राज्यों में अपनी बढ़त बनाए हुए है। यानी बीजेपी केंद्र में तो है ही, राज्यों में भी अपनी अच्छी खासा प्रभुत्व, दबदबा, वर्चस्व बनाए हुए। इस तरह से यहाँ पे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है। अगर यहाँ पर बात करें HDI की, तो HDI का मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जारी करता कौन है?
अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी हिंदी में कहें इसे तो मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के डेवलपमेंट की ओर इंडिकेशन देते हैं। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जो कि ये एचडीआई के आंकड़े जारी करता है। जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है एनसीईआरटी में, वो 2018 के आंकड़े दिए गए हैं। और ये जो एचडीआई है, ये एचडीआई के 3 फैक्टर हैं। एचडीआई के 3 फैक्टर है। नंबर 1 है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा यानी औसत आयु। अब आपके मन में आया होगा कि प्रत्याशा क्या है, यानी औसत आयु क्या है। और नंबर 3 शिक्षा। इन 3 आंकड़ों को आधार में रखकर एचडीआई का आकलन किया जाता है। और एसडीआई के फैक्ट अगर 2018 के देखें तो दक्षिण एशिया में पहला देश है कौन सा, श्रीलंका, जिसकी स्थिति नंबर 1 पे है। वो विश्व में 76वें नंबर पर है। भारत, इंडिया जिसमें हम रहते हैं, वो एचडीआई में 130 पे है। और अगर करंट के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया की ये रैंकिंग घटकर 132 हो गई है। इसमें उसके आय पर अंतर पड़ा है। न केवल इंडिया की आय में गिरावट हुई है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों की आय में गिरावट हुई है। जैसा आप जानते हो कि 2019 से ही विश्व में एक पैंडेमिक, एक महामारी आ गई थी कोविड, और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। तो भारत वर्तमान में 132वें नंबर पर है एचडीआई के अंदर। तो एचडीआई की ये जो धारणा है, एचडीआई का ये जो शब्द है, ये किसने दिया? ये 2 विद्वान हुए प्रिय विद्यार्थियों, एक है महबूब उल हक और एक है अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर ये एचडीआई की अवधारणा दी। और ये एचडीआई की अवधारणा इन्होंने 1990 में दी थी और 1995 से लगातार यूएनडीपी ये रिपोर्टें जारी कर रहा है, इस पर आकलन कर रहा है, इसका फैक्ट जारी कर रहा है। तो ये हुई मालदीव के बारे में चर्चा। मालदीव 1968 तक जहां सुल्तानों का शासन था, 1968 में एक गणतंत्र बन गया, अध्यक्षात्मक नया संविधान अपना लिया। 1 जनवरी 1998 को दूसरा संविधान अपनाया। 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया। और मालदीव की जो संसद है, जिसे हम मजलिस कहते हैं, वहां पर मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभुत्व है, वर्चस्व है। अब हम बात करेंगे हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों का शासन चलता है। पाकिस्तान के अंदर किसी एक उसका प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र नहीं है। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अर्थ होता है विद्यार्थियों, जहां पर व्यक्ति प्रत्यक्ष शासन की सत्ता में हिस्सेदारी ना करके प्रतिनिधि जहां उसके फैसले करते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। और हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र 2 तरह का है। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अनदर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो उन देशों में है जहां पर जनता कानून निर्माण में भी भाग लेती है, आरंभक जिसे कहते हैं। और विश्व में केवल 4 कैंटनों के अंदर स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। तो बात ये लंबी बढ़ जाएगी, इसलिए हम आखिरी टॉपिक पर, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। सबसे पहले यहाँ पर जनरल अयूब खान, पाकिस्तान आजाद होते ही उसके जनरल अयूब खान शासक बनते हैं। उसके बाद में जनरल याहिया खान शासक होते हैं वहां के। ये वही जनरल अयूब खान है जो 1960 में सिंधु नदी के जल समझौते पर भारत के साथ में हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद जनरल याहिया खान के हाथ में कमान आती है। और जनरल याहिया खान जब सैनिक शासन पाकिस्तान के आर्मी कमांडरों के हाथ लगा है, तब वहां पर युद्ध का बिगुल बजा है। याहिया खान जैसे ही सैनिक शासक बनता है और उसकी कमान आती है हाथ में, वो बांग्लादेश युद्ध
भारत पाक युद्ध 1971 जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, वो जनरल याहिया खान के नेतृत्व में वो तब वहां के पाकिस्तान के प्रमुख थे। और भारत के प्रमुख उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आगाज कभी सेना का शासन तो कभी लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जो शासक बनता है वहां वो कितने दिन तक कुर्सी पर बैठेगा उसकी भी कोई गारंटी है नहीं। 1971 से फिर इसका विरोध हुआ बांग्लादेश मुक्ति के बाद, तो फिर लोकतांत्रिक सरकार कायम हुई और 1971 से 77 तक जुल्फकार अली भुट्टो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचित सरकार चलाते हैं। 1977 के अंदर जनरल जिया उल हक ये सरकार गिरा देते हैं और उसके बाद 1982 से पाकिस्तान में जो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। लोकतंत्र समर्थक विरोध किसका विरोध करते हैं? जनरल जिया उल हक का। और वो कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को समझा जाता है, जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनके बीच से निकल कर जाते हैं, इसलिए जन भावनाओं को अच्छे से जनप्रतिनिधि समझते हैं। तो ऐसे जब विरोधी आंदोलन चले तो ये जो जिया उल हक है इसकी सरकार गिर गई और 1988 में बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी है और जिसका संबंध भी भरतपुर जिले के एक गांव से रहा है पहले में, वो यहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी पार्टी का नाम था, PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी से वो संबंध रखती हैं, बिलोंग्स करती हैं। अगला, ये जो 1988 से लेकर 1999 तक निर्वाचित लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कायम रहती है, यानी जो भी सरकारें बनी है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, चुन के बनी है सरकारें। लेकिन 1999 में जैसे ही सेना के प्रमुख बनते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नवाज शरीफ, तो कल हमने चर्चा की थी प्यारे विद्यार्थियों की 1998 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाते हैं, लाहौर बस यात्रा में शुरू करते हैं और नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने जब जनरल परवेज मुशर्रफ को सैनिक शासन नियुक्त किया और परवेज विदेश के दौरे पे थे और परवेज को खबर लगी कि उनको सैनिक शासक हटाकर, उनको सेना प्रमुख से हटाकर कोई किसी और को सेना प्रमुख लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर इन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और परवेज मुशर्रफ ने खुद नवाज शरीफ को हटाकर सैनिक शासन स्थापित कर दिया। बाद में 2001 में वही परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को निर्वाचित कर लिया और 2008 से पुनः पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन कायम है। अगर प्रेजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रेजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर आरिफ अलवी है। अगर हम मालदीव की बात करें, चूंकि मालदीव एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, इसलिए वहां पर सबसे अधिक पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए इब्राहिम मोहम्मद सालेह मालदीव के हम कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। प्रश्न भी आ सकता है बोर्ड परीक्षाओं में कि पाकिस्तान में क्या कारण है कि लोकतंत्र स्थायी नहीं रहता। तो इसका प्रमुख कारण है विद्यार्थियों, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन इनका दबदबा है। इसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रहता। जो सेना के समर्थक हैं वो ये दलील देते हैं कि जो पाकिस्तान के राजनीतिक दल हैं उनकी नीयत में खोट है, वो भ्रष्ट हैं और लोकतंत्र में खोट है, इसलिए अगर पाकिस्तान सुरक्षित है तो सेना के हाथों में सुरक्षित है। ऐसा पाकिस्तान के सेना समर्थक समूह लोग दलील देते हैं। वहाँ के धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का भी इसमें बड़ा हाथ है। अमेरिका आदि पश्चिमी देश भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहे। पश्चिम के देश भी अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत ये चाहते हैं। वो लोकतांत्रिक शासन के लिए उन्होंने कभी प्रयास
किया नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा समर्थन नहीं किया। और वो ये चाहते हैं कि कहीं इन देशों में, क्योंकि आतंकवाद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आतंकवाद से इंटरनली भी बहुत बड़ा जूझ रहा है, वहाँ उसकी सेना के ऊपर अटैक होते रहते हैं, उसकी संस्थानों पर अटैक होते रहते हैं। इसलिए पश्चिम के देश भी ये सोचते हैं कि अगर सैनिक शासन भी रहेगा तो कम से कम आतंकवादियों के पास कहीं ये परमाणु हथियार हाथ ना लग जाएं, जिसे वो पश्चिम के देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं और ये बड़े कट्टर हैं। इसलिए इसका भी एक कारण है कि पश्चिम के देश भी नहीं चाहते, वो भी वहाँ लोकतंत्र का समर्थन नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तो पूर्ण रूप में सफल नहीं हुआ है, लेकिन लोकतंत्र का जज्बा मजबूत है। कुछ समय के लिए वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित होता है, अगेन जो लोकतंत्र समर्थक समूह है वो सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनती है। वर्तमान में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पहले इमरान खान थे और वर्तमान में उनको हटाकर शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब हम बात करेंगे अगला देश बांग्लादेश। बांग्लादेश वो देश है जो कि 1947 से लेकर 1971 में तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 1971 में बांग्लादेश पृथक राष्ट्र बना। तो प्रश्नों का ट्रेंड यही है, प्रश्न वन लाइनर भी हो सकते हैं, प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो और प्रश्न अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक भी होंगे। तो हमें वन लाइनर पर यह पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो 1971 के अंदर। पश्चिमी पाकिस्तान का यहाँ पे दबदबा रहा है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन मुख्यतः धर्म पर आधारित था और पूर्वी बंगाल के अंदर जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इसलिए मुस्लिम बहुसंख्यक जो लोग थे पूर्वी बंगाल के, वो पाकिस्तान में चले गए। इसलिए जब हम भारत के मानचित्र में देखते हैं राज्यों के बारे में तो हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, कि क्योंकि आज तब का पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इसका राजनीतिक और सामाजिक रूप से दबदबा था। इनकी भाषा उर्दू थी और ये उर्दू भाषा को इन पर थोपना चाहते थे, जबकि पूर्वी बंगाल की भाषा तो बंगला थी। तो एक ये भी कारण रहा। वहाँ पर इनका जो पूर्वी बंगाल का जो नेतृत्व करता है वो है शेख मुजीबर रहमान, और ये शेख मुजीबर रहमान इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अवामी लीग पार्टी की स्थापना किसने की या उसके प्रमुख नेता कौन थे, शेख मुजीबर रहमान। और इस पार्टी को 70 सीटों पर 1971 के समय में 70 सीटों पर विजय मिलती है, लेकिन फिर भी इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता समुचित रूप से। तो आवामी लीग के शानदार प्रदर्शन से जो पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक लोग थे वो घबरा गए और उन्होंने शेख मुजीबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे है और इसमें जो फैक्ट आएंगे उन्हें आपने लिखना है। गिरफ्तार करने के बाद में जो जन आंदोलन भड़के, जो उसके समर्थक थे, जब वो सड़कों पे आए, आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, तब जो वहाँ के तत्कालीन प्रमुख थे, शासक प्रमुख थे, जनरल याहिया खान, उसने इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। और जब आप जन भावनाओं को समझेंगे नहीं, जन भावनाओं को आप दमन करना चाहेंगे, तो वो और भड़क के और वो उफन के आता है। इसलिए यहाँ से जब ये इस तरह की स्थितियाँ होने लगी तो काफ़ी लोग, हजारों लोग शरणार्थी बनकर पलायन कर पाकिस्तान से भारत आए। भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान को उस समय आज़ाद होने के लिए सैन्य और वित्तीय मदद प्रदान की और इसी संदर्भ में 1971 में भारत पाक युद्ध हो गया। भारत पाक युद्ध होने के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इस समय जो भारत के सेना के नेतृत्व कर रहे थे युद्ध के अंदर जनरल जगजीत सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से हराया और पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। लगभग लाखों पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 1975 में, चूँकि 1971 में क्या है, पृथक राष्ट्र बन गया है बांग्लादेश, तो 1975 में ये जो शेख मुजीबर रहमान है, जिनकी अवामी लीग पार्टी है, ये
संविधान में संशोधन करके वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू करते हैं। दो तरह की व्यवस्था है, एक है संस्थात्मक, एक है अध्यक्षात्मक, एक है संघात्मक शासन व्यवस्था, एक है एकात्मक शासन व्यवस्था। जैसे कोई बिंदु आएगा तो हम बात करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संस्थात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का प्रमुख होता है और व्यवहारिक जो शक्ति है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। शेख मुजीब ने आवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया और जब ऐसा किया तो वहाँ पर विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, जिसमें शेख मुजीब की मृत्यु हो गई, वो मारे गए। उसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी इसको जनरल जिया उर रहमान ने बनाया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की? जनरल जिया उर रहमान। जनरल जिया उर रहमान के बाद आए जनरल एच.एम. इरशाद, और जनरल एच.एम. इरशाद ने क्या किया कि राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ी छूट दी और अपने आप को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया। लेकिन बाद में 1990 में इनको पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे इनका भारी विरोध हुआ। इस कारण इनको 1990 में अपने पद से हाथ धोना पड़ा, पद गंवाना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। वर्तमान में वहाँ पर शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद। इस तरह से 1991 से और 1996 तक जो जनरल एच.एम. इरशाद की पत्नी है, जनरल जिया उर रहमान की पत्नी थी खालिदा जिया, वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। तो ये हमने संपूर्ण बांग्लादेश के घटनाक्रम को पढ़ा। अब हम आगे के उसमें बात करेंगे श्रीलंका के जातीय संघर्ष की। अब हम बात करेंगे अगला देश नेपाल। नेपाल जो एक अतीत में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, प्योर हिंदू राष्ट्र। इस नेपाल में पहले राजा का शासन हुआ करता था, बाद में राजतंत्र को हटाकर कैसे लोकतंत्र आया, इसकी कहानी इसके अंदर है। राजतंत्र पहले, बाद में लोकतंत्र, अतीत में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता। 1990 में राजा वीरेंद्र था, जब वहाँ पे जनता ने व्यापक आंदोलन किए, जनता ने प्रदर्शन किए, जनता ने धरने दिए कि नहीं, राजतंत्र में हमारी भावनाओं को सुना नहीं जाता, राजतंत्र में जनता की भावनाओं को समझा नहीं जाता, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए। जब ऐसी बातें हुई तब इनके लोकतांत्रिक संविधान बनाने की मांग को राजा वीरेंद्र ने मान लिया। उसके बाद इसी वर्ष माओवादी जो लोग थे, ये माओवादी कौन है जो साम्यवाद को मानने वाले हैं, ये माओवादी लोग नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने लगे। इसके बाद इस संबंध में क्या हुआ, जो माओवादी थे, लोकतांत्रिक समर्थक थे, और इधर राजा वीरेंद्र की सेना के जो लोग थे, उनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होने लग गया। राजा ने 2002 में संसद को भंग कर दिया। 1990 से तो छोटा मोटा राजतंत्र को हटा के लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन राजा ने, इस समय राजा थे ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर दी और 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक समर्थन हुए, आंदोलन हुए और उसमें भाग लिया एसपीए ने। एसपीए बोले तो 7 पार्टी अलायंस। तो प्रश्न पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th की परीक्षा में पूछ लिया था कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है, तो 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? नेपाल से। तो 7 पार्टी अलायंस ने आंदोलन किए, माओवादियों ने किए, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोकतांत्रिक समर्थक जो जनसमूह थे, उन्होंने आंदोलन किए कि लोकतंत्र होना चाहिए, और राजा ने इन बातों को माना। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म करने की घोषणा हुई और ख़त्म करने के बाद ही वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया। तो सीधा प्रश्न उठकर आ जाता है कि नेपाल ने नए संविधान को कब अपनाया, तो 2015 में। नेपाल ने राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को किस वर्ष ग्रहण किया, तो 2008 में। श्रीलंका के अगला देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र।
श्रीलंका की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। भारत और श्रीलंका दक्षिण एशिया के ऐसे दो देश हैं जहां पर शुरू से आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलन में है। यहाँ पर श्रीलंका में कोई संघर्ष उसको ना तो सेना से है और ना किसी कोई अन्य चुनौती है, उसके सामने केवल और केवल चैलेंज है, चुनौती है तो जातीय संघर्ष की चुनौती है। 1948 के आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। वहाँ पर जातीय संघर्ष की चुनौतियाँ हैं। श्रीलंका में दो जातियाँ मुख्य हैं, पहली है सिंगली और दूसरी है तमिल। ये जो श्रीलंका की जो सिंगली जनजाति है ये यहाँ की बहुसंख्यक है, और जब भी कहीं किसी देश में बहुसंख्यक कोई भी जाति होती है तो वो दूसरी जाति पर अत्याचार करती है। और ये इन्होंने तमिलों को कहा कि तमिल यहाँ के है ही नहीं, इनकी बातों को मानना नहीं चाहिए, इनको राजनीति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, नौकरियों में उनकी उपेक्षा की गई। तो जो तमिल वर्ग था ये भड़का और 1983 के बाद ये उग्र तमिल संगठन बन गया जिसका नाम रखा गया LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यानी ये क्या है, तमिल ईलम को स्वतंत्रता दिलाने वाले चीते बन गए और इसके प्रमुख थे N प्रभाकरन। श्रीलंका में ये जो तमिलों का नियंत्रण है वो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर तमिलों का नियंत्रण है। चूँकि तमिलनाडु के ये लोग मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसलिए तमिलनाडु के जो लोग हैं, सरकार है, वो भी भारतीय सरकार पर दबाव डालती है कि वो श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के हितों की रक्षा करे। इस बीच 1987 में भारत ने वहाँ पर अपनी शांति सेना भेजी और वो शांति सेना ने वहाँ पर अपना काम शुरू किया, लेकिन श्रीलंका को लगा कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में और हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए कोई खासी सफलता नहीं मिली। इधर तमिल भी भारतीय सेना के खिलाफ हो गए, इसलिए राजीव गांधी के बाद में एक तमिल के ये जो LTTE है इसी के एक किसी कार्यकर्ता के द्वारा, इसी के एक व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है। और 1989 में जब विरोध हुआ तो वापस शांति सेना को बुला लिया गया। तो प्रश्न आ जाता है कि भारत की शांति सेना या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका कब भेजी गई, तो 1987। कब इसको वापस बुला लिया गया, तो 1989 के अंदर। और श्रीलंका में जो गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, एक गृह युद्ध को नॉर्वे जैसे देशों की मध्यस्थता के साथ बातचीत से सुलझा लिया गया। 2009 में गृह युद्ध श्रीलंका में समाप्त हो गया और LTTE का भी खात्मा हो गया। तो श्रीलंका में ये गृह युद्ध कब खत्म हुआ, यह प्रश्न बन सकता है 2009 में, और LTTE खत्म होने के साथ ही श्रीलंका के जातीय संघर्ष को विराम लगा। श्रीलंका दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज़्यादा उन्नति करने वाला GDP में फर्स्ट देश है और उसका HDI भी इसलिए सबसे ज़्यादा है।